दिखाएगा कैसे हम आगे कह रहे थे। तो उस केस में आपने बोला था बेटा जो करंट आपकी फ्लो करेगी सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो करेगी आई की वैल्यू टोटल आपका जो ईएमएफ हो गया ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आपने दिया है। तो आई की वैल्यू जो करंट फ्लो हो रहा था ई अपॉन कैपिटल आर प्लस क्या लिया था स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था आपने आई कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना ई, यहाँ से ओपन किया आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई, इसे क्या लेते थे हम लोग क्या बी, तो बी प्लस आई आर इक्वल टू लिखा था आपने ई, तो आई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू हो गया ई माइनस कितना बी। अगर आई निकालना है तो आपने किया था ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर निकालना है ये बना लिया, स्मॉल आर निकालना है तो ई माइनस बी अपॉन आई। एक रिलेशन हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, एक रिलेशन हमारा क्या हो जाता है इसके बेस पे ई, ठीक। अब इसी को अगर हम लोग वी कन्वर्ट कर लें, जो आपने लिखा है स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, नीचे और ऊपर दोनों में अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अगर इसी को हम लोग क्या करें यहाँ से कन्वर्ट करना हो, इस रिलेशन को आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है ई वी और कैपिटल आर के टर्म में। जैसे यहाँ रिलेशन है ई वी एंड आई के टर्म में है, अगर हमें उसे ई वी और कैपिटल आर के टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, कैपिटल आर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कैपिटल आर से क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक। तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू होगी बेटा ई माइनस वी इंटू कैपिटल आर अपॉन आई इंटू क्या कैपिटल आर, और आई एंड के इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल क्या फिर वी के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कितना आर, यहाँ से जब करेंगे तो आएगा ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कितना ई माइनस वी अपॉन वन इंटू क्या हो गया आर के बराबर हो गया, कैपिटल यहाँ पे हो गया क्या वी, ई बाई वी माइनस वन इंटू क्या, ठीक। एग्जाम में ही आ जाता है, एग्जाम में कहते हैं क्या रह जाता है आर की वैल्यू होगी ई बाई वी माइनस वन इंटू क्या हो गया कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेते बेटा कितना होगा, ठीक है। तो आर स्मॉल आर की वैल्यू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, या तो पहले पूछ लिया तो शुरू होने से, या तो फिर टॉपिक खत्म होने के बाद हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू ई बाई वी माइनस वन इंटू क्या हो गया कैपिटल आर के आर का इक्वल हो जाता है, ठीक। नीचे लिखिए देखिए नेक्स्ट पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब बाहर जो आउटसाइड आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है उसमें कितना पावर आपका क्या होगा डेसिपेट होगा, पावर डेसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। अब उसके लिए भी फिर हम लोग बेटा अलग अलग रिलेशन, एक तो पढ़ते हैं पी इक्वल टू वी इंटू आई, एक पढ़ते हैं पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एक फार्मूला होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो इतने रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट में पी इक्वल टू वी इंटू आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू दी गई है सर्किट में तो आप यूज़ करेंगे पी इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक। क्या हो जाएगा पी इक्वल टू वी आई। अगर हम लोग को आई और आर दिया गया है कि वी इक्वल टू आई आर होता है ना, इसलिए जब तो आई आर इंटू आई ये हो जाएगा कितना आई स्क्वायर इंटू आर, फिर आई इंटू आर की वैल्यू वी है तो आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे बेटा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई कितना आर। ये तीन फार्मूले तो ऐसे हम लोगों ने बना लिया, इसका एक हो गया वी इंटू आई, दूसरा हो गया बेटा आई स्क्वायर इंटू आर, तीसरा हो गया वी स्क्वायर बाई आर। अब जो क्वांटिटी हमें नोन होगा गिवन होगा तो उसके बेस पे यहाँ से रिलेट करके पावर की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। जो भी क्वांटिटी गिवन होगी उसके बेस पे आप यहाँ से रिलेट करके क्या करेंगे
पावर की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। हो जाएगा? यस सर। दूसरा चीज़, ठीक, सेकेंड कंडीशन, अगर हम यही v²/r जैसे आपने लिखा, ठीक, तो देखो ये लिखा i² × r। आई के लिए फार्मूला आपने पढ़ा था कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पहला रिलेशन आपने देखो आई का टू कितना है E/r प्लस r, ठीक। उसको अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में रख दें, यही बराबर हो गया आई की जगह ले लेंगे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, होगा ना। ये वैल्यू आपकी जो होती है, कितने डिफरेंट रिलेशंस हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, अगर आपको पावर की वैल्यू पावर डिसिपेटेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में निकालना है तो, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन एक बनता है बेटा कि पावर डिसिपेटेड विल बी मैक्सिमम, पावर जो डिसिपेशन होगा, पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन, पावर जो डिसिपेट हो रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, पावर डिसिपेशन जो होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। ये लगन के इफेक्ट हैं बेटा, शादी प्रोग्रामों के। पेपर चल रहा है सर। अच्छा, पेपर भी शुरू हो गया है, तो पेपर में कौन सा टेंशन है क्या? हाँ, सेंटर, अच्छा सेंटर चला गया, वहाँ सेटिंग हो नहीं पाई। सेकंड मीटिंग में है, जैसे कल मेरा सेकंड मीटिंग में था। अच्छा, आपका सेकंड में था। यूपीएससी में इससे भी कम हो गया। यूपीएससी में इससे भी कम। यूपीएससी वाले और एग्ज़ाम में सब, हाँ एग्ज़ाम में कम होंगे, शादियों में ज़्यादा होंगे, ठीक। भाई हमारे दावत ना छोड़े, दुनिया भले छोड़ दे, है ना, ठीक। अब कहीं नाचने गाने वाले दावत मिल गए तो फिर क्या कहना है, हाँ। चलो देखो, हो गया बेटा। आप लोग कितना क्या समझाया जाता, भैया आप दूसरी बात करोगे तो अपना नहीं होगा, इसलिए आप लोग टिके हुए हो, हाँ। अब उन लोगों को नहीं ज्ञान है ना कि दूसरे करेंगे तो अपना नहीं होगा, इसलिए अभी दूसरे में नाश लेने पे देखा जाएगा, हाँ, ठीक। चलो देखो, ओके बेटा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा हम लोग क्या। अब दूसरी चीज़ें होती है, इस पर पॉइंट बनता है बेटा कि जो पावर डिसिपेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम कब होगा, पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन, पावर जो डिसिपेटेड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक। उसको फाइंड करने जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है। कलर टेक्स्ट में नोट कर लो बेटा, देखिए पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड तो जो पावर आपका क्या होगा, डिलीवर्ड होगा, पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम when कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल r। तो देखो अभी पावर के लिए फार्मूला हमने पढ़ा E इक्वल टू बेटा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का क्या होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हम लोग पुट कर दें तो कंडीशन कितना होगा, देखो E अपॉन R प्लस R, सीधे लिख दें 2r का होल स्क्वायर इंटू r, तो इसको स्क्वायर करोगे तो E² इंटू r अपॉन 4r², एक r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बेटा E² अपॉन 4r। ये P मैक्सिमम होता है, बोला जाता है कि अगर किसी सेल से आपको आउटपुट करंट लेना है तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक, जब आपका क्या स्मॉल r और कैपिटल R दोनों की वैल्यू क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। उस इंस्टेंट पे P की वैल्यू (2/4r) के बराबर होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E²/4 स्मॉल r हो जाएगा, ठीक। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, अरे भाई जब कैपिटल R स्मॉल r बराबर है तो ऑप्शन में अगर स्मॉल r रहेगा तो हम कैपिटल R में जोड़ दें, दोनों बराबर है उतना ही रहेगा ना। और ग्राफ भी इस पर पूछा जाता है, जब ग्राफ हम लोग निकालते हैं ना, ठीक, तो P और रेजिस्टेंस के बीच में, पावर और रेजिस्टेंस के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो, पावर है बेटा और ये रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे एक वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारा कैपिटल R है, तो यहाँ पे पावर की जो वैल्यू होगी P की वैल्यू हमारा
मैक्सिमम हो जाएगा। पावर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, वही नीचे लिखा ना स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर। हाँ, उसके बाद अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, रेशियो उससे कम रहेगा तो भी, अगर दोनों अनइक्वल हैं, ज़्यादा होगा अगर तब भी क्या करेगा, वो वैल्यू हमारी क्या करेगी, चेंज होगी, रिड्यूस है। वो मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम कहने मतलब क्या, उसके आगे पीछे दोनों साइड में क्या होगा, उससे कम ही रहेगा वैल्यू। ओके बेटा, एक कंडीशन आता है, ये तो तब की कंडीशन हमने स्टडी किया जब बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब बैटरी को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करते हैं, तब ये होता है। अगर बोला जाए तो बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे ना, उस केस में जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, वो ईएमएफ से ग्रेटर होना चाहिए। भाई ऐसे सीधा ले लो यार, कभी किसी ने बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करवाया है गैस को, बड़े से? अरे यार गैस छोड़ो, गाड़ी में हवा भरवाए हो ना, जब गाड़ी में आपको टायर में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, एक टैंक में वो हाई प्रेशर पे पहले से उसको क्या करते हैं, ठीक है, फील्ड किए रहते हैं। हाई प्रेशर पे एयर को क्या करते हैं, एक कम का क्या होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, सिलेंडर कह लो, उसमें फील्ड रहता है, उसके थ्रू नोजल के थ्रू क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। नोजल के थ्रू जो होगा वो क्या करेंगे, उस गैस को क्या करेंगे, आपके किसमें, ट्यूब में, अभी जो गाड़ी की ट्यूब है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र तभी होते हैं जब टैंक के अंदर जो प्रेशर है वो हाई हो और आपके ट्यूब में क्या हो, लो। कभी कभी आपके साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, कभी कभी जाने क्या, तब यह हवा नहीं है, ठीक, हवा ख़त्म हो गया, लाइट नहीं, इसलिए अभी भर नहीं पाएंगे, ठीक। तो उस केस में कारण क्या होता है, इसका मतलब उसके जो टैंक है ना, उसमें जो ऑलरेडी अभी गैस का प्रेशर है वो आपकी गाड़ी के टायर से क्या है, कम है या बराबर है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए जो छोटी गाड़ियों का क्या हवा वगैरह भरते हैं, जैसे साइकिल में हो गया, बाइक में हो गया, अब उनके यहाँ का ट्रक वाला चला जाए, भैया हवा भरना है, तो वो मना करते, कहते हैं हमारे भाई टैंक में इतना प्रेशर नहीं है कि आपके टायर उसमें भरा पाएँ, क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हाई प्रेशर पे जब रहेगा आपका टैंक में, और टैंक की भी कैपेबिलिटी होती है कितना प्रेशर वो मेंटेन कर सकता है। जैसे रेगुलरली जब आपको साइकिल और बाइक में हवा भरना है तो उसका 4 गुनी कॉस्ट का वो काहे के लिए टैंक लगाएगा, ठीक, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करना होगा, टैंक की क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना, ठीक है, आपके पाइपलाइन की भी क्या स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए जो होते हैं, जो छोटे वाले साइड में कहीं लगाए रहते हैं, उससे बड़ी गाड़ियों में हवा नहीं भरते हैं, ठीक। इवन कार में नहीं भरते, कहते भैया नहीं हमारे वाले में नहीं हवा उतना है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो ट्रक वाले के लिए तो और ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ है, जब बैटरी को आपको चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए हमेशा चार्जिंग वोल्टेज जो होगा वो बैटरी के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कभी भरते भरते इतना भर टाइप पड़ जाएगा, किससे, प्रेशर वाला? हाँ बन जाएगा बड़े आराम से। आज भरवाना चाहो तो चलो तो हर साइकिल में भरवा दिया जाए, हाँ, ठीक भाई। अगर आपकी उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, कितना प्रेशर वो उसमें फील्ड है ऑलरेडी टैंक में, और जो आपके ट्यूब के द्वारा, टायर के द्वारा वियर नहीं किया जा सकता है, तो अगर आप भरेंगे तो क्या करेगा, वो फट तो जाएगा यार, ठीक। हाँ, ट्रक वगैरह में चूँकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जनरली उसको फाटने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वो भी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। बट साइकिल तो बड़े आराम से लगती है, ठीक, बस तो 5 सेकंड रुक जाओ, ठीक। साइकिल से वाला भरते हैं? नहीं भर देते हैं, ऐसा नहीं है, भर देते हैं, नहीं तो पंप से भर लेते हैं, ठीक। आपको जल्दी होती है तो शायद उससे भर देते हैं, लेकिन अब उसको भरेगा तो 5 रुपया लेगा, ठीक। तो हम क्या एक रुपये भरा लेते हैं, तो 5 रुपये क्यों देने जाएंगे उसको, है ना, तो इसलिए पंप से भरवा लेते हैं। चलो ठीक है, पता था ट्रांसफर हमेशा हाई तो क्या होगा, लो होगा, चाहे गैस का हो चाहे क्या हो, लिक्विड का हो चाहे जूस का भी हो, चाहे चार्ज का हो, कुछ भी हो, ठीक। तो चाहे कुछ भी हो, हाई तो क्या होगा आपका, लो ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे ला के नोट कर लो, एक पॉइंट समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है। देखिए, when the cell is charged, when the cell is charged, that is
that is current is given to the किसको करंट दे रहे हैं? करंट इज गिवन टू द सेल को अगर करंट आप दे रहे हो बेटा, करंट इज गिवन टू द सेल, ठीक है, देन करंट इज गिवन टू द सेल, देन अब की बार क्या होगा बेटा, अगर सेल को करंट आप दे रहे हो तो V ग्रेटर देन क्या होगा, E जो चार्जिंग वोल्टेज होगा, ठीक है, वो आपका उसके EMF से कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। या आप कह सकते हो, ठीक, तो V की वैल्यू होगी E प्लस I क्या, ठीक। R कह सकते हो E इक्वल टू V माइनस कितना IR, पीछे वाले में क्या था, V की वैल्यू E माइनस IR होता था, या E की वैल्यू B प्लस IR होता था। ये ड्यूरिंग चार्जिंग है बेटा, ड्यूरिंग क्या, चार्जिंग जब हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठीक। अगर चार्जिंग के टाइम पे आप लेते हो तो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू उस सेल के EMF से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। सेल के EMF से ग्रेटर होगा तभी ऐसा सिचुएशन आपको, ठीक है। इसके पहले डिस्चार्ज, हाँ, उससे पहले तो हम लोग डिस्चार्जिंग की कहानियाँ सब देते हैं। हो गया बेटा, कर लेंगे, चलिए। एक आपने ऐसे कुछ टर्म समझ लो, एक होता है बेटा शॉर्ट सर्किटिंग। क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या मतलब, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जीरो है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया जा रहा, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और अगर किसी भी सर्किट का शॉर्ट सर्किटिंग करा दिया जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में हमेशा जो करंट फ्लो करेगा वो शॉर्ट सर्किटेड पोर्शन से पास आउट होगा, रेजिस्टेंस से पास आउट नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लो आपने सर्किट आपने बनाया, ये रेजिस्टेंस है, ये बेटा हमारा क्या है, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गया, अगर करंट अभी कहाँ से जाएगा, जो भी यहाँ से रिलीज होगा उसकी मजबूरी है यहाँ से जाना। जैसे आपके घर के जाने के एक ही रास्ते हैं, कोई और रूट नहीं है, तो चाहे वो गड्ढे वाला हो बेटा, चाहे कुछ भी हो, पानी भरा हो, जैसा टूटा हो, जैसा जाना तो हमें क्या है, उसी से। बड़ा सा एक रास्ता था जो बहुत टूटा हुआ था और गवर्नमेंट ने दूसरा शॉर्टकट रास्ता बना दिया स्मूथ वाला, तो क्या करेंगे, गड्ढे में जाएंगे क्या, ठीक, कहाँ से चले जाते हैं, शॉर्टकट जो स्मूथ है, ठीक। उस कंडीशन में वही चीज़ें यहाँ पे फिजिक्स में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ये मतलब तो दिन में कह लो अपने भोजपुरी लैंग्वेज में गड्ढा लगा होता है, ठीक। रोडों में क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि क्या है, ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, जैसे रोडों में गड्ढे गुड्ढे होते हैं। अब कंडीशन क्या होगा, अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस फ्री, मतलब कैलकुलेशन इतना नहीं, कोई भी वायर होगा कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होता है, बट हम लोग जब एज्यूमिंग करते हैं क्या करना है, हम ही प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कहना है, कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसका मतलब क्या, आर की वैल्यू, ये प्योर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके लिए जीरो होगी। जैसे ही आप करंट करोगे, ये करंट की वैल्यू इधर से जीरो, टोटल करंट यहाँ से पास आउट हो जाएगी। और ऐसे सर्किट को शॉर्ट सर्किटेड सर्किट कहते हैं। उन्हें जो हम लोग कहते हैं शॉर्ट हो गया, अरे वो अलग है, ठीक, वो बंद कर जाने कहते हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड मतलब जो रेजिस्टेंस आपका है सर्किट में वो क्या कर दिया है, जीरो कर दिया जाए, तो उसी को शॉर्ट सर्किटेड सर्किट कहेंगे, ठीक। और जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या, करंट की वैल्यू उस समय मैक्सिमम होगा, उस समय करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वैसे कितना होगा बेटा, खड़े हो जाए जरा, मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, तो अगर इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए तो इस कंडीशन में इसका ये रेजिस्टेंस अब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, इसके थ्रू जीरो है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन क्या रहेगी, ठीक। मतलब अब यहाँ से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्या अब इस कंडीशन में करंट सर्किट में फ्लो करेगा या नहीं करेगा, इस सिचुएशन में करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, इस सिचुएशन में सर्किट जो होगी उसमें करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट आर नॉट,
नो वाले हाथ उठाओ। होगा बेटा? नहीं होगा। पूरी दुनिया एक साथ आप होगा कैसे जी? कितना होगा? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। अब तो वो क्या, अभी हमने इसीलिए भोजपुरी में एग्जाम्पल दिया था यार। तुम्हारे घर के दो रास्ते हैं, एक खूब बड़े बड़े गड्ढे वाले पत्थर वाले हैं और एक एकदम चिकना सा बना हुआ, तो किस पे जाओगे आप? हाँ, वही वो भी करता है। हम लोगों से ज़्यादा होशियार है। हम लोग तो कभी कभी बेवकूफ़ी करते हैं, चलो अच्छा इसमें ट्राई करते हैं कैसे चलता है। वो ट्राई वाई नहीं करता, उसको जहाँ से सीधी मिलता है वहीं से आता है। ठीक है ना? चलिए, आएगा कुछ करेंगे जी। बताओ स्टार्ट की वैल्यू 0 होता है क्या? बहुत टाइम लगा अभी सोचते हैं सब सोच के मतलब सोचते थे ना। ठीक, और कोई करंट बेटा? बेटा जी क्या रहेगा करंट? तो भैया बोल रहे हैं करंट रहेगा यार। हम करने नहीं देंगे। आप कह रहे नहीं रहेगा, ये तो कह रहे नहीं रहेगा यार। भाई छोटा आग भी नहीं रहेगा। छोटा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। जैसे वो आग खत्म हो गया, ऐसे ये भी आग खत्म हो गया। ये खत्म कभी भी सेल का ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं कर सकते। बैठिए, देखो भैया ये तो 0 हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक बेटा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आई की वैल्यू मिलेगा E/r। ठीक, एंड ऐसे होता नहीं है इफ स्मॉल r आल्सो 0। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस मानना ही है तो उसको भी 0 मान लिया, क्या दिक्कत है? वो भी 0 हो जाए तब आई की वैल्यू। अरे 0 नहीं सर, इनफाइनाइट। अरे यार ई बाई क्या आर होता ना फार्मूला, आर की वैल्यू 0 है, 0 से भाग के 0 आता कि इनफाइनाइट दे। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा साहब, 0 नहीं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग 0 ही ले लें, ठीक, तो करंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, समझ गए? बट ऐसी कोई सर्किट हमें मिलती नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आपको ऐसी कोई सर्किट नहीं मिलती जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो आपका, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो या कह लो एक्सटर्नल 0 हो, तो केवल हाइपोथेटिकली हम लोग बोल लेते हैं। हो जाएगा भैया, समझ गए इतना बात है ना? ठीक, तो शॉर्ट सर्किटिंग समझ गया, यही समझ ना शॉर्ट सर्किटिंग लिख लीजिए भाई। शॉर्ट सर्किटिंग टर्म्स आता है क्वेश्चन लगाते समय। शॉर्ट सर्किटिंग या शॉर्ट सर्किट कर लो, शॉर्ट सर्किट या सर्किटिंग जो भी कर लो। शॉर्ट सर्किटिंग CIRCUITING सर्किटिंग हो गया, लिख लीजिएगा। इफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, if resistance of external circuit will be 0, if resistance of external circuit will be 0, resistance of external circuit will be 0, then such circuits are called short circuited circuit. क्या सर? Then such circuit are called शॉर्ट SHORT शॉर्ट सर्किटेड सर्किट। शॉर्ट सर्किटेड सर्किट मिलेगा। तो ऐसे सर्किट को शॉर्ट सर्किटेड सर्किट कहते हैं। ठीक, जी सर, बना लीजिए। कुछ कह रहे हैं? हम इसका करंट भी यूज करने लगे तो बढ़ेगा। करंट यूज कहाँ करोगे तो वैसा सर्किट नहीं मिलेगा। नहीं, करंट करें इनफाइनाइट रहेगा या इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा तो और भी कम रहेगा।
ज़्यादा हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जिसका रजिस्टेंस है नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता रहेगा आपका, वहाँ कोई लॉस नहीं होगा, सर वो जी, ज़िंदगी भर सर, चलता रहेगा। एक बैटरी ले आओ, चलो ज़िंदगी भर काम करेगा। अगर ऐसा होता तो उसको छुए तो मारेगा ही नहीं। क्यों नहीं मारेगा भाई? वोल्टेज तो वही है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो वही है। आपकी तो होगी रेजिस्टेंस आपकी बॉडी का, तो आपको तो सब नहीं रहेगा। हम जो तालाब में खड़े हैं, अगर बीच में रख दिया गया पानी तो तालाब में आसान सर्किट को फॉलो करेगा, जो बात रेजिस्टेंस कम जिसमें होगा। तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि धरती तो हमसे बढ़िया कंडक्टर है। हाँ तो चला जाना चाहिए, हमको मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं अरे अब जाएगा तो आपके थ्रू ही जाएगा ना, जैसे आप है। हाँ तो पानी कहीं पर गिरा था, हम भी खड़े हैं तो इसे तुलना कर उसने रख दिया, तब भी हमको मारेगा। लेकिन धरती हमसे ज़्यादा कंडक्टिव वो है, तो उसी में उसको एक रूट मिल रहा है ना आपके थ्रू, उसी में पूरे आपको तभी मारेगा जब आप कहीं से कनेक्टेड होंगे, कहीं से टच होंगे। नहीं टच होंगे तो आपको नहीं मारेगा। आप स्लीपर शूज पहन के खड़े रहिए, जिंदगी भर खड़े रहिए, नहीं मारेगा। जब तक आप टच नहीं होंगे कहीं डायरेक्ट या रहेंगे तब भी क्यों मारे भाई देखो करंट का क्या रूट क्योंकि है। सर्किट हम तो पूरे नहीं कर देते, वो तो धरती में चला गया। एक पैर से आया, एक पैर से गया। अगर एक पैर उठा लेता, एक पैर उठाओ तो एक साइड से जैसे क्या अंगूठे से हम पीछे से एड़ी से निकल आया। नहीं तो चलो देखो बेटा, इनकी कुछ तो क्या कहते हैं, हाँ स्पेशल कंडीशन बनाने लगता है। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए देखिए, ग्रुपिंग ऑफ सेल ये करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कह लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन की बात किया है सर। ग्रुपिंग आर कॉम्बिनेशन, ओ आर आर अथवा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ग्रुपिंग आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्या होगा भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, अगर आपके सेल को हम लोग अल्टरनेटली कनेक्ट किए, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करते थे बेटा ना, अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया तो उस केस में आपको क्या, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे कहेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे उसे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन, अरे डिटेल से एक बैठे बेटा क्लासरूम में बैठे हुए हो हैं, जैसे कौन वहाँ से वायर लाया या सर्किट लगाया है, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की आप बात करोगे तो कंडीशन क्या बनेगा? पॉजिटिव एक बैटरी की पॉजिटिव दूसरी बैटरी की से नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। ठीक, इसमें जो हम इंटरनेशनल दिखाना पड़ेगा, दिखाने से हमें ठीक ई आर ई आर ई आर। ठीक, मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो अभी सब लगा ही रहेगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी के सारे के ईएमएफ हमारे कितने हैं? ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ऐसे सपोज एन सेल्स आपको कनेक्टेड है, कितने हैं? एन सेल्स आपको कनेक्टेड है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आपको इक्विवेलेंट क्या निकालना है? रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट के थ्रू जब फ्लो करेगी, वो सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है। करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, वो
चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी, तो लिख लीजिएगा डायग्राम बना लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखिएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव प्लेट, उसी में एनोड क्या रहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन पॉजिटिव प्लेट में आप एनोड के लिए ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन सेल is connected to negative plate of the connected to negative plate of the other and so on। ऐसे ही सेकंड का जो पॉजिटिव, थर्ड की निगेटिव, थर्ड का निगेटिव, फोर्थ के पॉजिटिव, अल्टरनेटली क्या करेंगे बेटा, जुड़े रहेंगे। ठीक ठीक, क्या लिखा बेटा, एंड सो ऑन। ठीक, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। if EMF of each cell, if EMF of each cell is capital E, EMF of each cell is capital E and n small n कर लीजिए, n cells are connected in combination, n cells are connected in combination, connected in combination, n cells are connected in combination, each having internal resistance small r, each having internal resistance small r, each having internal resistance small r through an external resistance capital R, through an external resistance capital R। हो गया, कैपिटल I external resistance capital R। ठीक, डायग्राम बना लीजिए, जल्दी करो, डायग्राम बना बेटा। हो गया, बन गया, लिखिए सर ये कोई E1 E2 नहीं लिख सकते, खाली बेटा। जो हम लोग सेलों का कॉम्बिनेशन जब करते हैं ना, तो आइडेंटिकल मान के क्या है, आइडेंटिकल सेलों का कॉम्बिनेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, सभी का E, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R, और जो भी रहेगा वैल्यू सेम सेम मिल जाती है। ठीक है, चलिए, किसी एंड के टर्म में डायरेक्ट हम तभी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें एंड डिफाइन करना हो कितने सेल जुड़े हैं, तभी लगा सकते हैं E1 E2 E3 हो, लेकिन तब वहाँ पे कितने हैं वो आपको सेपरेटेड आपको गिवन होगा कि कितने बोल्ट को कितना सेल ज्वाइन किया गया। वैसे तो एंड सेल क्या किया तो ईच का E है तो टोटल क्या हो जाएगा, ठीक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का टोटल EMF आप लेंगे, टोटल EMF आप क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन E की जो वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू होगी n इंटू, ठीक, ये E डैश का बच्चा है E टोटल, तो E टोटल की वैल्यू जो होगी n इंटू E के बराबर हो जाएगा। ठीक, टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन इज n इंटू, एक का E है बेटा और सब सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो सभी का सम हो जाएगा n E के बराबर हो जाएगा। ठीक, टोटल कुल, अगला हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इंटरनल की बात कर रहे हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ क्या कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, उस केस में क्या होगा आर टोटल बराबर आर एन आर टोटल की वैल्यू होगी बेटा, क्योंकि ये सब सीरीज में ही जुड़े हैं ना, सीरीज तो सीरीज में जुड़े के डायरेक्टली हम लोग सम कर लेंगे स्मॉल एन इनटू आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल कॉम्बिनेशन का हुआ, और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो उसके साथ में कैपिटल आर किस में जुड़ा हुआ है, वो भी सीरीज में, जो भी करंट यहाँ से रिलीज होगा वही तो यहाँ से पास आउट होगा ना, तो करंट की वैल्यू सभी की तरफ कैसा हो गया सेम, तो सेम हो गया, तो कंडीशन क्या हो गया वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तो इंटरनल था, अभी टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आप करेंगे आर टोटल, या उसे बार इक्विवेलेंट कह सकते हैं, ये वो कैपिटल आर प्लस कितना एन आर के बराबर हो गया, ठीक। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग तो एक्सटर्नल सर्किट, करंट कितना फ्लो करेगा, इसकी वैल्यू है बेटा आई कंट्रोल टोटल, ये है ई टोटल अपान आर टोटल, ई टोटल की वैल्यू जो आपको मिली है कितनी है बेटा, ई टोटल कितना है 10 इंटू ई, आर टोटल है आर प्लस, ये मेन क्वेश्चन हमें मिल गया, करंट कितनी एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा एन ई अपान आर प्लस एन आर के बराबर, ठीक। अब यहीं पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, इफ, यहाँ पे नोट करिए तो लिखिएगा, जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए, तो ये हो गया टोटल। अब कंडीशन बोला जाता है बेटा कि कैपिटल आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, अगर कैपिटल आर की वैल्यू जो है स्मॉल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में इसे हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट, भाई अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो दूसरी जो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी अगर वेरी स्मॉल होता है तो स्मॉलर वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। जब इग्नोर करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा ई बाई क्या, ई बाई क्या होगा, आर के कैसे इक्वल हो गया, ये नहीं एन ई बाई आर हो गया, यानी यहाँ तो बचा ही ना एन ई अपान आर के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर एक से लगाओगे तो करंट की वैल्यू ई बाई आर, एन से लगाएंगे तो करंट की वैल्यू एन एन ई बाई आर, दो लगाया तो 2 ई बाई आर, 3 लगाएंगे 3 ई बाई आर, 4 लगाएंगे 4 ई बाई आर। मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू सर्किट में क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नोट करने के बाद हो गया। ठीक है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ
such types of cells, series combination of such types of cells will be beneficial whose will be beneficial whose internal जिनके whose internal resistance will be much smaller than smaller than resistance of external circuit, much smaller than resistance of external circuit। मतलब इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। एक से लगाओगे बेटा तो E/R करंट मिलेगा, 2 लगाओगे तो 2E/R मिलेगा, 10 लगा देंगे तो 10E/R। जैसे जैसे सेल की वैल्यू बढ़ाओगे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगा, यानी कि दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्या हो गया, N हो गया। भाई E/R तो कांस्टेंट हो गया, तो जैसे जैसे N बढ़ाओ वैसे वैसे I की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, सेकंड केस बेटा तो पूछना है जी। अगर उसमें एक साथ अपोजिट साइड ले लिया तो भैया एक अपोजिट करेंगे तो 2 को लेके जाएगा, खुद जाएगा ही। और जैसे भाई एक अपोजिट किया, अगर एक के डायरेक्शन से लेके तो पॉजिटिव कर दिया तो ये अपने क्या तो इफेक्ट अपने के बराबर एक और कैंसिल करेगा। जितने को रिवर्स करेंगे उतने को और क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो वहाँ पे टोटल जो आपका EMF आएगा ना n माइनस, अगर 2 को आपने क्या किया, एक को रिवर्स किया n-2, 2 को रिवर्स करेंगे तो n-4 हो जाएगा इंटू E। जितने को रिवर्स करेंगे उसका 2 टाइम्स, ठीक, क्योंकि वो खुद दूसरे को कैंसिल करेगा तभी तो होगा ना। तो 2 को कैंसिल, एक रिवर्स किया तो अपने और उसके पास वाले 1-2 को कैंसिल कर रहा है, एक के रिवर्स पे 2 कैंसिल होंगे, 2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हो गया, तो ये केस आपका हो गया। अगला हो सकता है स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर स्मॉल r की वैल्यू बेटा कैपिटल R से बहुत कैसी बड़ी हो, I बराबर I की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, देखो NE अपान ये कैंसिल कर दिया NR और NN कैंसिल हो गया तो E/। अब देखो क्या ऐसे सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होगा। अरे भैया एक से लगाओगे आप तो भी करंट हमें कितना मिल रहा है, E/R। 2 लगाएंगे तो भी E/R, 100 लगाएंगे तो भी E/R। तो ऐसे सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल बेटा नहीं होता है जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो, ठीक। इसीलिए जो सेल हम डिजाइन करते हैं ना, जो बनाए जाते हैं ऐसे सेल्स डिजाइन किए जाते हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल हो, ठीक है। नहीं तो पता है जितना यूज में नहीं हमारा लॉस होगा उससे ज़्यादा सर्किट में उसी में लॉस हो जाएगा, ठीक। और आप देखते होंगे जो सेलों को हम लोग जहाँ भी जोड़ते हैं, ठीक है, चाहे टार्च हो कुछ भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में जुड़ते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे आजकल जो मॉडर्न टार्च है, पुराने पापा वाले ज़माने में देखेंगे तो ऐसे ही रहता है। पुराने ज़माने वाला कैसा था टार्च, याद है, ठीक। तो यहाँ पे सेल ऐसे एक सेल यहाँ से यहाँ तक होता था, फिर दूसरा होता था, तीसरा होता था, लगाते थे, वो तो सीरीज दिखता था। मॉडर्न ज़माने वाला थोड़ा बदल गया है। मॉडर्न ज़माने वाला क्या होता है, ऐसे सेलों को 2 ऐसे अगल बगल में रखता है, जैसे रिमोट का सेल हो गया, इनका सेल हमको रखता है पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है बेटा, यहाँ से इसका पॉजिटिव घूम के कहाँ से आता है, इसके निगेटिव से वायर से थोड़ा जुड़ा होता है, दिखता हमको ऐसा है कि पैरेलल ही जुड़ा है। पैरेलल में एक्चुअल नहीं होता, वो भी कैसा रहता है, सीरीज में ही रहता है, ठीक। एक का पॉजिटिव वायर के थ्रू क्या आता है, निगेटिव से कनेक्टेड होता है। और पुराने ज़माने वाले जो सेल हो तो बैटरी होते थे, उसमें क्या होता था, ऊपर नीचे सीधे सीधे हम लोग जोड़ते थे, होता था ना, तो दिखता था एक लाइन में। अरे वो तो अभी भी वही है, ठीक। पुरानी चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, बात अलग है कि समय के अनुसार उनकी यूटिलिटी क्या है। पतला सा बड़ा करते हैं। लाइए बेटा लाइए, बता दें, आपका टाइम भी आ गया, क्योंकि अब 1 मिनट खाली एक पॉइंट लिख लीजिए, इसको कंप्लीट तब फिर बताएं आपका। हाँ, ये हो गया बेटा I तक E/R नीचे लिखे हैं, नो यूज दैट इज
सच टाइप ऑफ ये ऐसे कर लो, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन आपका बेटा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप, दैट इज दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉट beneficial, series combination of such types of cells are not beneficial, हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉट बेनिफिशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है इन सेलों का वो बेनिफिशियल आपका नहीं होगा, ठीक, आर नॉट बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे आप यहाँ से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ क्वेश्चन आप देख लो बेटा अपना, और किसी क्वेश्चन लिखना ये कर लेंगे ना, कल पहला कॉम्बिनेशन आपको बता दें, क्वेश्चन कर डालिएगा इस पर, क्वेश्चन कर लीजिए, क्या पहला क्या कॉम्बिनेशन बता देंगे, कौन सा बेटा 6-8 यन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन हिंदी में है, इन सेल के संयोजन के प्रत्येक सेल के विद्युत भाग बल ई तथा आंतरिक रक्त में यदि 3 सेल गलत रूप से जुड़े हों तो इस संयोजन का कुल विद्युत भाग बल लो बेटा। इनका क्वेश्चन है एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन बट इन विच 3 सेल्स आर रिवर्स, मतलब कैसा उल्टा जोड़ दिया गया गलती से, ठीक, उनमें से 3 सेल क्या कर दिए गए, उल्टा कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया, देन टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, ईच सेल का ईएमएफ ई है। अभी हमने बोला बेटा ना जितना भी आप उल्टा जोड़ोगे उसी के डबल के बराबर लॉस हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल कर देगा, मतलब 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट क्या करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वहाँ पे अगर 3 सेल को आपने रिवर्स किया तो 3 to 6 सेलों का ईएमएफ वहाँ से क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, 6 सेल के कॉम्बिनेशन में ऐसे क्या रिमूव कर देंगे। बट ध्यान रखेंगे ईएमएफ केवल रिड्यूस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होंगे वो रिमेंस क्या रहेंगे, आपके कॉम्बिनेशन में रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं होंगे। जो आपका कंडीशन होगा वो चेंज होगा ईएमएफ, जैसे एन सेल्स हैं, सपोज बेटा एन सेल्स हैं आपका, ठीक। अब गलती से हम जोड़ते समय बेटा क्या किया ना, अब यहाँ बना दिया, क्या कर दिया, उल्टा रखा हुआ है, बना दिया। अब यहाँ से आपने रिवर्स कर दिया, बाई मिस्टेक आपका जो है यहाँ से क्या हो गया, उल्टा जुड़ गया, जैसे 3 जुड़ गया बेटा, यहाँ पे टोटल एन सेल्स है, टोटल कितने सेल्स हैं, कॉम्बिनेशन एन सेल है। तो अब ईएमएफ जो होता है अगर टोटल सब राइट वे में कनेक्टेड होते तब तो एन के बराबर हो जाता, बट ये 3 का रिवर्स किया तो ये 3 को क्या करेगा, कैंसिल, भाई प्लस माइनस जितने वोल्ट का ये है उतने वोल्ट का ये सबका ईएमएफ बराबर है, तो 6 का वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारा आएगा ना, ई की जो वैल्यू आएगी टोटल माइनस 6e, ठीक, तो बचा यहाँ से ई कॉमन कर लो, तो n माइनस कितना 6, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा जितने सेल्स को हम लोग रिवर्स करेंगे उसके डबल के बराबर वहाँ से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जितने सेलों को रिवर्स करेंगे उसके डबल के बराबर क्या होगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो वो कंडीशन आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन पे जितने सेल आपके कनेक्टेड हैं उसके जस्ट डबल क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। 3 को रिवर्स किया, 6 को, टोटल नेट कैंसिलेशन कितने का होगा, 6, 3 को और 3 को और को कैंसिल करेंगे उतने इफेक्ट को, ठीक। जैसे रस्सा खेला है क्या, स्कूलों में रस्सा खींचने वाला गेम खेलते हैं, रस्सा खींचना है, हाथ को पकड़ के खींचने वाला, तो मान लो 10 लोग इधर खींच रहे थे, 2 लोग क्या किए उतने ही पावर से उधर खींच लिए, तो नेट इफेक्ट कितने का बचा, जब भाई 10 इधर खींच रहे थे, 2 खींचा तो 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना 6, 8, 10 में से 2 कैंसिल, 2 तो अलग पड़े थे, 10 एक साइड में थे, 2 एक साइड में थे, तो 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना 8 का नेट फोर्स एक साइड में है। ऐसे ही जितने सेल हैं उनमें से जितने को रिवर्स करोगे उतने को कैंसिल कर देगा, तो जो बचा मतलब जितना रिवर्स किया उसके दूने के बराबर उसमें से माइनस कर दो, टोटल में से मिल जाएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन आर ही रहेगा, हाँ वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं जा रहा क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है ना, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, ठीक।
उसमें करंट किधर से जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है वो अगर रेजिस्टेंस है सीरीज में तो क्या करेगा, वो सम होगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, उस रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट आपके नहीं होंगे। जो इफेक्टेड आपका होता है वो कौन सा होगा, ई की वैल्यू इफेक्टेड होगी, उसकी वजह से करंट की वैल्यू इफेक्टेड हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, करंट इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक, जिधर ज़्यादा नेट ईएमएफ मिलेगा उधर की डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से डिनोट कर लेंगे बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी लगाओ, लेट हो रहे हैं क्योंकि शेड्यूल बड़ा ठीक रहता है, वहाँ छोड़ते वहाँ आते हैं, वहाँ छोड़ते फिर, और कहीं जाम लग जाता है, जहाँ जाम लगा वहाँ अगले क्लास में 10 मिनट हो गया गड़बड़। ठीक, क्या लिखा है बेटा, 48। देख बेटा, बोला ए एंड बी, ठीक, 15 ओम रेजिस्टेंस आर दो बिंदु हैं, अरे हिंदी में ए और बी 15 ओम प्रतिरोध को एक समान वलय पर दो बिंदु हैं, ठीक, 45 डिग्री, ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। बेटा देखो ये सर्किट है ना टोटल, इसका टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम था, इसको दो पार्ट में से बांट दिया, ये एंगल बना है 45 का। ठीक, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक है ये, इसे पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, बी इलाटेड है। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस जो होता है ना लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी में क्या करेगा वो, ठीक, क्या करेगा, लेंथ जितना होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो 2 पाई आर का टोटल वैल्यू इंटू रो, 2 पाई आर की वैल्यू 15 दिया गया। ठीक, अब 45 टोटल 360 डिग्री होता है, 360 होता है ना, 60 डिग्री, तो 45 ये हो गया, इसका मतलब कितना 350 डिग्री ये हो गया। तो जितना एंगल उसी रेशियो में इनका क्या होगा, पैरामीटर ये होगा। तो अब इसका रेजिस्टेंस ठीक इससे कितना गुना है, त्रिज्यखंड का लंबाई। ठीक भाई, इसका जो रेजिस्टेंस होगा टोटल इतने लेंथ का इतना है, इतने लेंथ का आप इतना लेंथ निकाल लो, और ये टोटल लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कंबाइन कर लीजिए, दोनों का पैरेलल कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस है। नहीं बुझा भाई, अब आएंगे हमारे यहाँ 45 वाला निकाल, इतना इसमें घटा देना, टोटल 15 है। ठीक, तो यहाँ से जब 45 लेंगे, ये 2 पाई आर की टोटल वैल्यू है ना, इसको अगर आप किसमें रेडियन में चेंज करोगे तो 45 अपान कितना 180 × 9, ठीक, यानी पाई, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे थीटा की वैल्यू तो 45 × पाई अपान 180 होता है, 180 से भाग पाई से गुणा, तो ये होगा कितनी बार 4 पाई/4। इसका लेंथ हमारा एल डैश है, तो एल डैश की जो वैल्यू होगी ये होगा कितना, इस एल डैश की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई, एल डैश की वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 पाई × r इंटू कितना पाई/4 अपान 2 पाई। ठीक, पाई कैंसिल, ये 4 कहाँ चला आएगा नीचे 8, तो ये हो गया कितना 2 पाई r अपान 8, यानी पाई/4, पाई/4, 2 पाई r इंटू रो की वैल्यू इतनी है, तो पाई/4 इंटू रो की वैल्यू निकाल लेना, उसको 15 में से घटा देना, जो ये आएगा मान लो इसके वैल्यू हमारा x ओम आ गया, और इसकी वैल्यू होगी 50 माइनस x, दोनों को पैरेलल कर देना। ठीक, समझ गए, चलो ठीक है।
आइए।